प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव भूगोल के अंतर्गत मानव प्रजातियां इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में मानव प्रजातियों का अर्थ, परिभाषा इत्यादि के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने मानव भूगोल में विडार्डिला ब्लास, ब्रोंस और हंटिंगटन के योगदानों पर विस्तार से चर्चा की थी। मैं डॉक्टर एच.एन. कोहली, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। तो आइए मानव प्रजातियों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। देखिए, मानव प्रजातियों का सबसे पहले हम अर्थ जाने तो जो प्रजाति शब्द है वो अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी अंग्रेजी में जो RAC रेस होता है वो हिंदी में प्रजाति के रूप में काम में लिया जाता है। तो जो प्रजाति शब्द है अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति, यानी रेस शब्द की उत्पत्ति है, इस शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम 1570 ईस्वी में पाक्स नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टिर्स में किया था। सबसे पहले 1570 ईस्वी में पाक्स नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टिर्स में इस रेस शब्द का प्रयोग किया था। इस रेस शब्द की जो उत्पत्ति है वो इटालियन भाषा के रज्जा, RAZZA रज्जा शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय परिवार, वंशानुरूप अथवा नस्ल से होता है। यानी रेस शब्द की जो उत्पत्ति इटालियन भाषा के रज्जा शब्द से हुई है, तो रज्जा का जो अर्थ होता है, अभिप्राय होता है, वो होता है परिवार, वंशानुरूप अथवा नस्ल। इससे इसका अर्थ लिया जाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रजाति शब्द से अभिप्राय एक ऐसे मानव समुदाय से है जो समान शारीरिक लक्षण, समान रक्त वर्ग और समान प्रजनन प्रक्रिया को उद्बोधित करता है। यानी जब हम प्रजाति शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे अभिप्राय ये होता है वो ऐसे मानव समुदाय को का मतलब से प्रतिनिधित्व करती है जिसमें समान रूप से शारीरिक लक्षण हो, समान रूप से रक्त वर्ग हो और जिनका समान प्रजनन प्रक्रिया हो। तो ऐसे जो समूह होता है जिनमें समान शारीरिक लक्षण, समान रक्त वर्ग और समान प्रजनन प्रक्रिया होती है, तो ऐसे समुदाय को जो प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर है प्रजाति शब्द से अर्थ कि प्रजाति शब्द अंग्रेजी भाषा के रेस से बना है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1570 ईस्वी में पाक्स नामक विद्वान ने किया था और रेस शब्द की उत्पत्ति भी इटालियन भाषा के रज्जा से हुई है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रजाति शब्द से क्या अभिप्राय है। अर्थ के बाद हम आते हैं प्रजाति शब्द, प्रजाति की परिभाषा पर। देखिए, जो प्रजाति है, प्रजातियां, उनकी विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। उनमें होवेल, हेडन, ब्लास, कोबर और ग्रिफिथ टेलर मुख्य है। तो होवेल के अनुसार अगर हम बात करें प्रजातियों की परिभाषा की, तो होवेल के अनुसार होवेल ने कहा है कि विशिष्ट प्रजनन प्रक्रिया, संरचना जनित समान रक्त वर्ग एवं समान शारीरिक लक्षण युक्त व्यक्तियों के अंतर संबंधित बृहद समुदाय को प्रजाति कहते हैं। यानी होवेल ने अपनी परिभाषा में बताया कि एक ऐसा बृहद समुदाय जिसमें एक समान रक्त वर्ग वाले एवं समान शारीरिक लक्षण वाले युक्त व्यक्तियों के अंतर संबंधित एक बृहद समुदाय होता है, उसको हम प्रजाति कहते हैं।
हेडन ने प्रजाति को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती है। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। हेडन ने क्या कहा कि प्रजाति एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है। जब भी हम प्रजाति शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ये रहना चाहिए कि ये एक वर्ग विशेष के लिए ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, प्रजाति शब्द, जिसमें कि उनकी एक सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती है। एक समूह में एक समान लक्षण होते हैं। यह जैविक नस्ल है जिसमें प्राकृतिक लक्षणों का योग, मतलब एक समुदाय के प्राकृतिक लक्षण अलग तरह के होंगे तो दूसरे समुदाय के प्राकृतिक लक्षण अलग प्रकार से होंगे, यानी उनके जो प्राकृतिक लक्षणों के योग में भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसी समूह को, ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम प्रजाति कहते हैं हेडन के अनुसार। ब्लास ने भी प्रजाति की परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यानी जो मानव प्रजाति है उसका वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यानी जब हम अलग अलग समुदाय में प्रजातियों को रखेंगे तो उनमें जो शारीरिक आकृति है एक समुदाय विशेष की अलग तरह की होगी तो दूसरे समुदाय विशेष की अलग तरह की होगी। इसी तरह से उनके शारीरिक लक्षण भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो एक ही प्रकार के शारीरिक लक्षण वालों को हम एक समूह में रखेंगे जो प्रजाति कहलाएगी। तो इस प्रकार से ब्लास ने भी प्रजातियों को परिभाषित किया है। इसी प्रकार से कोबरमोदे ने भी प्रजाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रजाति से क्या तात्पर्य है। प्रजाति से तात्पर्य है एक मान्य जैविक अवधारणा है। कोबर ने बताया कि यह एक प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। यह आनुवांशिक समूह है जो नस्ल जननकी लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। मतलब कोबरमोदे ने और स्पष्ट किया कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। मतलब जैसे संस्कृति के आधार पे या सामाजिक आधार पे हम इसको अलग नहीं कर सकते, बल्कि ये आनुवांशिक समूह है। मतलब वंशानुगत ही इनमें ऐसे लक्षण या ऐसे शारीरिक लक्षण या अन्य जो है आनुवांशिक जो गुण पाए जाते हैं जिनके कारण से इन्हें अलग एक समूह के रूप में हम जानते हैं और उन्हें हम प्रजाति कहते हैं। तो इस प्रकार से कोबरमोदे ने भी प्रजाति को, ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। जब मानव प्रजाति की हम बात करते हैं तो इस सभ्यता से इसका कोई रिलेशन नहीं है कि जैसे एक सभ्यता में इस तरह का मतलब ऐसा हुआ। तो ग्रिफिथ टेलर ने स्पष्ट किया कि मानव प्रजाति एक नस्ल को प्रकट करती है, एक अलग तरह की मतलब उसमें विशेषता पाई जाती है ऐसे समूह में, न कि ये सभ्यता से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से इससे पूर्व वाली परिभाषा में कोबर ने भी यही स्पष्ट किया कि सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। यानी सामाजिक विकास से या सांस्कृतिक विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये जो है मानव प्रजाति नस्ल वंशानुगत जनांगीय लक्षणों को प्रकट करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव प्रजाति एक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिनमें आनुवांशिक गुण एक समान मिलते हैं, शारीरिक लक्षण एक समान मिलते हैं और ये एक तरह की शारीरिक गठन या शारीरिक स्वरूप प्रदान लिए हुए रहते हैं। तो ये मानव प्रजातियों की परिभाषा है। अब हम बात करें मानव प्रजातियों का उद्भव एवं विकास की। मानव प्रजातियों का उद्भव एवं विकास को हम समझें इस प्रकार से
कि मानव का विकास प्रकृति की एक विलक्षण घटना है। देखिए, पृथ्वी पर मानव का उद्भव होना अपने आप में एक प्राकृतिक रूप से एक विलक्षण घटना है। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य बंदर जैसे किसी जीव की संतान माना जाता है। अलग अलग अवधारणा मानी जाती है। एक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि मनुष्य बंदर जैसे किसी जीव की संतान है। इस अवधारणा को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। बंदर से उत्पत्ति को भी अंतिम रूप से ये सर्वमान्य भी नहीं है और अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत है कि मानव प्रजाति का वंश स्रोत एक है। अब यहाँ पर किस जीव की से मानव की उत्पत्ति, इसमें थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं कि मानव प्रजाति का जो वंश स्रोत है वो एक है और उसी से सभी प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। मतलब कोई भी जैसे है, जो भी जिस जीव से हम मनुष्य की उत्पत्ति माने, लेकिन वो सभी जातियों का प्रजातियों का है जो वंश स्रोत एक ही है। इस पर सभी विद्वान एकमत है। हाफदान ब्रायन ने आदि मानव के प्रथम दौर में 3 प्रजातियों की कल्पना की। इनके अनुसार भूगर्भिक काल के तृतीय कल्प तक आदि वंश से पिग्मी प्रजाति का उद्भव हो चुका था, जिससे अन्य प्रजातियां अलग होकर अस्तित्व में आई। यानी हाफदान जो ब्रायन है विद्वान, उन्होंने ये कहा है कि प्रथम दौर में 3 प्रजातियों की कल्पना उन्होंने की है। तो उनके अनुसार भूगर्भिक काल के तृतीय कल्प तक आदि वंश से पिग्मी प्रजाति का उद्भव हो चुका था और उसके बाद में अन्य जो प्रजातियां हैं वो पिग्मी प्रजाति से ही अलग होकर अस्तित्व में आई। तृतीय कल्प में हिमालय पर्वत के अस्तित्व में आने के बाद मध्य एशिया की आदि मानव जलवायु के शुष्क हो जाने के कारण अनेक समुदायों में स्थानांतरण के लिए अनेक समुदाय जो समूह है जो स्थानांतरण के लिए बाध्य हुए। इसके कारण अनेक प्रजातियों का उद्भव हुआ। यानी तृतीय कल्प में जब हिमालय पर्वत अस्तित्व में आया तो उसके बाद में मध्य एशिया की आदि मानव जलवायु शुष्क हो जाने के कारण से, एशिया की जो जलवायु है वो शुष्क हो जाने के कारण से अनेक समुदायों में स्थानांतरण के लिए वो बाध्य हुए और इसके कारण से अनेक प्रजातियों का उद्भव हुआ। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार से मानव प्रजाति की उत्पत्ति मानते हैं और भौतिक परिवेश के बदलते रहने के परिणाम स्वरूप मानव समुदाय नया रूप साधारण करता गया। मतलब जैसे स्थानांतरित हुए और उसके कारण से भौतिक परिवेश बदलने के कारण से मानव समुदाय जो है अलग अलग प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव में आने के बाद में अलग अलग प्रकार से वो प्रभावित हुआ और उसके कारण से वो अलग रूप रंग धारण करता चला गया। इसके कारण से अलग अलग प्रकार की प्रजातियों का उद्भव हुआ और अलग अलग जैसे हम उनको अलग अलग शारीरिक गुणों के आधार पे, शारीरिक रंग रूप के आधार पे उनको जानते हैं। तो ये इस प्रकार से मानव प्रजातियों का अर्थ परिभाषा और मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास की एक ये व्याख्यान है। आशा आप लोग को ये पसंद आएगा। धन्यवाद।